तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम हिंदी साहित्य के एक बेहद ही मार्मिक विषय को छुएंगे। हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी जी की उस क्लासिक कहानी की जिसका नाम है चीफ की दावत। इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे कॉरपोरेट दुनिया की आगे बढ़ने की भूख और हमारे अपनों की, खासकर बुजुर्गों की उपेक्षा आपस में टकराती है। कहानी भले ही पुरानी हो, पर इसकी सच्चाई आज भी हमारे समाज में उतनी ही जिंदा है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक शाम की दावत इंसानी रिश्तों की पूरी हकीकत खोल कर रख देती है। 9 का क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, ये सवाल कितना ठंडा और नपा तुला लगता है ना। बस यही वो सवाल है जहां से मिस्टर श्यामनाथ की इस कहानी का पूरा बवाल शुरू होता है। देखिए, श्यामनाथ के घर पर उनके ऑफिस के चीफ यानी उनके बॉस की दावत है। घर को एकदम चमकाया जा रहा है, पुरानी और भद्दी चीजों को छुपाया जा रहा है। पर तभी अचानक ये सवाल खड़ा होता है कि इस मॉडर्न एकदम शानदार पार्टी में एक अनपढ़ ठेठ गांव की अनजान औरत यानी उनकी अपनी मां को कहां छुपाया जाए। ये सवाल सिर्फ किसी इंतजाम का नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के उस अलगाव, उस दूरी का प्रतीक है जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी अपने आसपास महसूस किया होगा। पहला हिस्सा, लेखक और उनकी विरासत। चलिए थोड़ा भीष्म साहनी जी के बारे में जान लेते हैं। अब भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के कितने बड़े स्तंभ हैं, ये उनकी लिखावट खुद बोलती है। 1915 में जन्मे साहनी जी ने लगभग 100 से ज्यादा कहानियां और तमस जैसा जबरदस्त नाटक लिखा है। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहा कि एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन कश्मकश से गुजरता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनकी कहानियों में क्षेत्रीय बोलियां, उर्दू और पंजाबी का वो तड़का मिलेगा जो किरदारों को एकदम जीवंत बना देता है। लगता है जैसे वो हमारे सामने खड़े बात कर रहे हों। इन्हीं सब बेहतरीन कामों के लिए उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। और हाँ, ये जो कहानी आज हम देख रहे हैं वो भी उनकी इस महान विरासत का एक सटीक और दर्दनाक उदाहरण है। दूसरा हिस्सा, एक बेहद जरूरी दावत। यहां बात आती है दावत की तैयारियों और उससे जुड़े तनाव की। अब इस शाम की टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। शाम के 5 बजते ही घर में एकदम अफरा तफरी मची हुई है। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी पत्नी पसीने से लथपथ हैं। घर का जितना भी फालतू सामान है ना, वो सब अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे ठूंसा जा रहा है। रात 8 बजे चीफ के आने का टाइम है, तो ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि घर में टेंशन कितनी हाई है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, घबराहट दुगनी होती जाती है, जो आगे चल के रात 10:30 बजे एक बड़ा ही अजीब मोड़ ले लेती है और फिर आधी रात को एक बेहद रुला देने वाले अंजाम तक पहुंचती है। तीसरा हिस्सा, मां की समस्या। यहीं से शुरू होती है असली असुरक्षा और टकराव। सच कहूं तो मिस्टर श्यामनाथ का अपनी ही मां के प्रति जो रवैया है ना, वो किसी को भी हैरान कर देगा। एक परफेक्ट फ्लॉलेस पार्टी के चक्कर में उनकी अपनी मां उनके लिए अचानक एक समस्या बन गई हैं। सोचकर देखिए, बेटे ने अपनी मां पर ऐसे कड़क नियम थोप दिए हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि घर का कोई पुराना भद्दा सा शोपीस हो जिसे किसी तरह बस छुपाना है। उन्हें साफ हिदायत दी गई है कि मेहमानों के सामने बिल्कुल नहीं आना, बरामदे में ही बैठे रहना, सोना नहीं है, और सबसे दर्दनाक बात, खर्राटे तो बिल्कुल नहीं लेने, भले ही बेचारी मां उम्र या बीमारी की वजह से मजबूर क्यों ना हो। यहां तक कि श्यामनाथ अपनी मां के कपड़ों तक का फैसला खुद कर रहे हैं कि क्या पहनना है और क्या नहीं, ताकि अगर गलती से भी चीफ की नजर पड़ जाए तो उन्हें शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इन्हीं सब तैयारियों के बीच एक ऐसी बात होती है जो सीधे दिल पर लगती है। जब श्यामनाथ अपनी मां से कोई चूड़ी या जेवर पहनने को कहते हैं तो मां बड़ी मासूमियत से याद दिलाती हैं कि सारे जेवर तो बेटे की पढ़ाई में बिक गए। इस पर बेटे का जो रिएक्शन है वो उसकी एहसान फरामोशी और इनसिक्योरिटी को पूरी तरह बेपर्दा कर देता है। पिघलने या शुक्रगुजार होने की बजाय वो भड़क उठता है। वो चिल्लाता है कि अगर जेवर बिके तो वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनकर लौटा है, कोई खाली हाथ थोड़ी आया है, और वादा करता है कि दोगुना लौटा देगा। पैसे और रुतबे के इस अंधे नशे में वो मां के उस निस्वार्थ बलिदान को बस एक बिजनेस डील या सौदे की तरह देख रहा है। चौथा हिस्सा, एक अप्रत्याशित सामना, जब चीफ और मां आमने सामने आते हैं। अब डिनर हो चुका है, लेकिन जब मेहमान बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मां बरामदे में सोई हुई हैं और खर्राटे ले रही हैं। इस अचानक हुए सामने पर दोनों किरदारों के रिएक्शंस देखने लायक हैं, एकदम ऑपोजिट। चीफ, जो कि एक विदेशी है, वो इस दृश्य को देखकर एकदम मुस्कुरा देता है, थोड़ी सहानुभूति दिखाता है और पुअर डियर कहता है। वो असल में मां से मिलने में काफी दिलचस्पी दिखाता है और उनके ठेठ गांव वाले पहनावे से काफी इंप्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे श्यामनाथ जी हैं जो गुस्से से अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। उन्हें अपनी ही मां की इस हालत पर भयंकर शर्मिंदगी हो रही है।
ये अपने आप में कितना बड़ा व्यंग है ना। एक अनजान बाहरी इंसान माँ के उस भोलेपन को अपना रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है, जबकि उनका अपना खून उन्हें अपनी शान पर एक धब्बा मान रहा है। ये पूरा वाकया माँ के लिए ऐसी घबराहट और शर्मिंदगी लेकर आता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। घबराहट के मारे वो दाएं की जगह अपना बायां हाथ आगे कर देती हैं और टूटी फूटी आवाज में हाउ डू डू बोलने की कोशिश करती हैं। और लोग उन पर हंस पड़ते हैं। पर हद तो तब पार हो जाती है जब शामनाथ अपने बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी डरती सहमी हुई उम्रदराज माँ को एक पुराना पंजाबी गीत गाने पर मजबूर कर देता है। और पता है क्या होता है? माँ का वो कमजोर कांपती हुई आवाज में गाया गीत उस पूरी पार्टी में एक नई जान डाल देता है। जो माँ कुछ देर पहले तक एक बोझ लग रही थीं, अचानक से वो इस फेक और दिखावटी पार्टी की सबसे बड़ी शान बन जाती हैं। 5वां हिस्सा, फुलकारी और पदोन्नति, यानी स्वार्थ और अवसरवाद का खेल। खैर, गीत के बाद बात निकलती है पंजाब के हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स पर, और यहां एंट्री होती है फुलकारी की। फुलकारी दरअसल औरतों द्वारा सुई धागे से हाथों से की जाने वाली एक बेहद बारीक और पारंपरिक पंजाबी कढ़ाई है। जैसे ही बात इस पर आती है, शामनाथ झपटकर माँ की एक पुरानी फटी हुई फुलकारी लाकर चीफ को दिखाने लगता है। चीफ को वो इतनी पसंद आती है कि पूछिए मत। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, जो पुरानी चीजें शामनाथ दोपहर से पलंग के नीचे या अलमारी के पीछे छुपा रहा था ना, अब वही पुरानी फुलकारी चीफ के आगे उसकी शान बढ़ा रही है और धीरे धीरे उसकी आगे की तरक्की यानी प्रमोशन की सीढ़ी बन रही है। और यहाँ अवसरवाद यानी ऑपर्चुनिज्म अपनी सारी हदें तोड़ देता है। शामनाथ तुरंत अपने चीफ के सामने वादा कर बैठता है कि उसकी माँ उनके लिए बिल्कुल एक नई फुलकारी बनाएंगी। एक सिंगल बार भी वो अपनी माँ की ढलती उम्र या उनकी कमजोर धुंधली होती आंखों के बारे में नहीं सोचता। उस शख्स को सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि इस फुलकारी के धागों के साथ उसका आने वाला प्रमोशन जुड़ा हुआ है। अपने बॉस को खुश करने के आगे माँ की आंखों की रोशनी की उसके लिए कौड़ी भर की भी कीमत नहीं है। 6वां और आखिरी हिस्सा, अवसरवाद की त्रासदी, कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। आधी रात का सन्नाटा है, दावत खत्म हो चुकी है, मेहमान जा चुके हैं। तभी माँ कहती हैं, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। ये शब्द सुनकर किसी का भी दिल छलनी हो जाए। इन शब्दों में उनकी सालों की घुटन छिपी है। जब शामनाथ शराब के नशे में चूर होकर माँ के पास आता है तो माँ खुद को रोक नहीं पाती। उनके आंसू छलक पड़ते हैं। वो हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि उन्हें इस दिखावटी दम घोटू माहौल से दूर कहीं बस शांति से भगवान का नाम लेने के लिए हरिद्वार भेज दिया जाए। उन्हें समझ आ चुका है कि इस मॉडर्न कॉरपोरेट चकाचौंध में उनके जैसी ठेठ गांव की औरत के लिए कोई जगह नहीं बची है सिवाय अपमान के। और बस यहीं पर शामनाथ का एक बार फिर से असली चेहरा बेनकाब होता है। इसे हम अवसरवाद का चक्र कह सकते हैं। देखिए क्या होता है। दावत सुपरहिट हो गई तो पहले वो आकर खुशी से मां को गले लगाता है, पर ध्यान दीजिए, ये कोई बेटे का प्यार नहीं था। ये सिर्फ उसकी मतलबी खुशी थी कि बॉस इंप्रेस हो गया। लेकिन अगले ही पल जब मां हरिद्वार जाने की बात छेड़ती हैं तो वो झूठा प्यार झट से भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो उल्टा मां पर चिल्लाता है, उन पर आरोप लगाता है कि वो उसकी सारी मेहनत और इज्जत पर पानी फेरना चाहती हैं। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता है कि मां को कहीं नहीं जाना है, उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो बैठकर फुलकारी बना सकें, बॉस खुश हो सके और इस बॉस की कृपा से शामनाथ जी की कुर्सी और ऊंची हो सके। दोस्तों, ये इस कहानी का वो पॉइंट है जहां रोना आ जाता है। एक माँ का निस्वार्थ बेपनाह प्यार बेटे के इंतहा दर्जे के स्वार्थ के आगे हार जाता है। जब माँ के कानों में ये बात पड़ती है ना कि फुलकारी बनाने से उसके बेटे की तरक्की होगी, तो उनके उस झुर्रियों भरे आंसुओं से भीगे चेहरे पर अचानक से एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो अपना सारा दुख, अपना अपमान और यहाँ तक कि अपनी गिरती हुई सेहत और कमजोर आंखों को पूरी तरह भूल जाती हैं। वो मान जाती हैं। वो कहती हैं, मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि एक माँ का वो आखिरी आत्मसमर्पण है, जहां वो अपने ही शोषण के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती है, बस अपने बेटे की उस झूठी और खोखली सफलता के लिए। ये कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, ये हमारे आसपास, शायद हमारे बीच भी घटती हैं। और ये एक्सप्लेनर हमें एक ऐसे बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आखिर इस मॉडर्न सफलता और आगे बढ़ने की इस अंधी दौड़ में हम लोग पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? शामनाथ की तरह क्या हमारी महत्वाकांक्षा और दिखावे के चक्कर में हमारी जड़ों और हमारे रिश्तों को हमने सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज़ तो नहीं बना दी है? चीफ की दावत सिर्फ साहित्य की एक क्लासिक कहानी नहीं है, यह हमारे आज के समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें अपना ही चेहरा देखने से शायद हमें डर लगता है।
इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।